परिसंचरण तंत्र में अब तक हमने पढ़ा है कि जब मानव परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो मानव परिसंचरण तंत्र में तीन कंपोनेंट या तीन घटकों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें पहला होता है रक्त। तो रक्त की संरचना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर उसके पश्चात हृदय, फिर रक्त वाहिनियां। अब रक्त की संरचना पढ़ने के पश्चात हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। तो मानव हृदय सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब भ्रूणीय विकास होता है तो भ्रूणीय विकास के समय जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों की उत्पत्ति तीन जनन स्तरों से होती है, जिनमें से कुछ अंग जैसे स्किन है और उसके डेरिवेटिव्स है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। इसी प्रकार से कुछ मीजोडर्मल होते हैं और कुछ एंडोडर्मल होते हैं। तो ये जो हमारा हृदय होता है ये हृदय मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब हृदय पाया कहाँ पर जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि जब हम वक्ष गुहा में देखते हैं तो वक्ष गुहा में ये तो है स्टर्नम। अब स्टर्नम के दोनों तरफ में इस प्रकार से पसलियां पाई जाती है। अब ये जो पसलियों के द्वारा जो कैविटी बन रही है, अब आपको मालूम होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से लंग्स प्रेजेंट होते हैं वक्ष गुहा में। अब ये जो दोनों तरफ के फेफड़े हैं, इन्हीं दोनों तरफ के फेफड़ों के बीच का ये जो अवकाश होता है, इसी अवकाश को कहते हैं मध्यावकाश। क्या कहने वाले हैं? मध्यावकाश, या इसी को कहते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। तो वक्ष गुहा का यानी ये जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच का ये जो अवकाश होता है, इसी अवकाश को, डायफ्राम के जस्ट ऊपर वाले अवकाश को मीडियास्टिनल स्पेस कहते हैं। और इसी स्पेस के बीच में यहाँ पर यूं बंद मुट्ठी के समान संरचना पाई जाती है। और यही बंद मुट्ठी के समान संरचना कौन होती है? हृदय, मानव हार्ट। अब ये जो मानव का हृदय होता है, ये मानव का हृदय थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा सा बाईं ओर विस्थापित होता है। यानी इस प्रकार से हम देखें तो हृदय का घुमाव बाईं ओर होता है। तो अब बाईं ओर घुमाव होने से ये बाएं फेफड़े की ओर टच होगा। अब बाएं फेफड़े की ओर टच होता है तो इस कारण से इस फेफड़े की भित्ति में भी इस प्रकार से एक छोटी सी खांच बन जाती है। और ये जो खांच बन रही है, इसी खांच में यहाँ पर ये हृदय वाला पार्ट है, तो इसी कारण इस खांच को कार्डियक नोच कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हृदय कहाँ पर होता है। हृदय दोनों फेफड़ों के जो कट होते हैं उनके बीच वाला जो मध्यावकाश होता है, उस मध्यावकाश में हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। और ये थोड़ा सा बाईं ओर विस्थापित होने के कारण बाएं फेफड़े के पास में एक छोटी सी खांच बन जाती है। उस खांच को कार्डियक नोच कहते हैं। अब ये जो हृदय है, आपको मालूम होना चाहिए कि हृदय जीवन पर्यंत निरंतर संकुचन करता रहता है। अब जब ये निरंतर यूं संकुचन और फैलता यानी संकुचन शीतलन करता है, तो अब इसकी भित्तियों में फ्रिक्शन होना चाहिए। तो इसको फ्रिक्शन यानी घर्षण से बचाने के लिए ये जो हृदय होता है, इस हृदय के चारों ओर इस प्रकार से, जैसे ये मान लो सपोज दैट ये हृदय है, इस हृदय के चारों तरफ इस प्रकार से दो झिल्लियां पाई जाती है। और इन दोनों झिल्लियों को कह देते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, यानी परिहृदयावरणी झिल्लियां। अब ये जो दो परिहृदयावरणी झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों के बीच में एक अवकाश होता है, खालिस्तान होता है। उस खालिस्तान को कह देते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। तो ये हृदय की दोनों झिल्लियां, अब इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस है वो कौन सा होता है? पेरिकार्डियल स्पेस। अब ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है, इसी पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है एक द्रव, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये क्या काम करवाता है? एक तो लुब्रिकेंट की तरह घर्षण से बचाता है। दूसरा, कई बार हम जब गिर जाते हैं या किसी कारण से ये गिरते हैं तो उस समय ये शॉक एब्जॉर्बर यानी बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का काम करवाता है। अब ये हृदय अपनी वक्ष गुहा के मध्य स्थित होता है। अब उसके बाद में समस्या ये आती है कि ये हृदय बना किसका होता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे हृदय की जो दीवार होती है, उस दीवार में 3 स्तर होते हैं। हृदय की दीवार में 3 स्तर, यानी हृदय की वाल, हार्ट वाल 3 लेयर से बनी होती है, जिनमें सबसे बाहर की ओर एपिकार्डियम होती है। एपी का मतलब होता है ऊपर, और कार्डिया शब्द लिया जाता है हृदय के लिए। तो सबसे बाहर की ओर एपिकार्डियम, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। फिर उसके बाद में है मायोकार्डियम। अब देखो, मायो मीन्स होता है मसल्स, कार्डियम यानी हृदय की मसल्स। तो ये जो स्तर है ये बीच में होता है, मध्य स्तर होता है। और ये जो मध्य स्तर है, इसी मध्य स्तर में प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स कैसी होती है? तो आपको मैं बता दूं, कार्डियक मसल्स अनैच्छिक होती है, यानी हृदय की जो पेशियां होती है वो अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब ऐसी पेशियां जिनका संकुचन व्यक्ति की इच्छा के अनुसार
नहीं हो तो उनको क्या कहेंगे, अनैच्छिक पेशियां। देखो आप इसके नाम से भी देख सकते हैं, अन मतलब नहीं हो, ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार। फिर दूसरा, ये पेशियां कैसी होती है, रेखित। ठीक है, अब आप लोगों को ये रेखित क्या होता है, अरेखित क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे पेशियों वाले में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो हृदय की पेशियां होती है, इन हृदय की पेशियों में इस प्रकार से पट्टियां पाई जाती है, या ये पेशियां यू पट्टियों के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और इन पट्टियों को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहने वाले हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इन पट्टियों के कारण आप लोग जब इन पेशियों को देखते हैं, हम इनकी इंटरनल या इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब देखते हैं तो इन पर धारियां या लाइनें दिखाई देती है, इसी कारण इन पेशियों को रेखित पेशियां कहते हैं। तो अब ये कार्डियक मसल्स कौन से वाले स्तर में प्रेजेंट होती है, मध्य स्तर में। अब सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है वो कहलाता है एंडो। एंडो मींस अंदर, कार्डियम मतलब हार्ट के अंदर का स्तर। अब ये जो सबसे अंदर का स्तर है ये बना होता है एंडोथेलियम का, यानी जो रक्त वाहिनियों की एंडोथेलियम यानी आंतरिक परत होती है, वही परत सतत होकर किसका फॉर्मेशन करवाती है, एंडोकार्डियम। और ये एंडोकार्डियम शल की उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। किससे बना होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम से। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हमारा जो हृदय होता है वो हृदय होता है मायोजेनिक। कैसा होता है, मायोजेनिक। अब आप लोगों को मैं बता दूं मायोजेनिक किसको कहते हैं। तो ऐसा हृदय, ध्यान से सुनना, ऐसा हृदय जो तंत्रिका के अनुसार संकुचन नहीं करे, तंत्रिका के अनुसार संकुचन नहीं करे, तंत्रिका के अनुसार संकुचन नहीं करे। अब तंत्रिका के अनुसार संकुचन की बात अगर यदि हम करते हैं तो ये क्या होता है कि जैसे तंत्रिकाओं ने सूचना भेजी तो संकुचन की दर कम हो गई, तंत्रिकाओं मतलब इसकी पेशियां जो होती है ना वो तंत्रिकाओं के आधार पर काम नहीं करती। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर किसके आधार पर, तो आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे हृदय में एक खुद का खुद सेल्फ जनरेटेड यानी स्वयं जनित यानी पेशी जनित खुद का एक तंत्र पाया जाता है और उसको पेसमेकर कहते हैं। वही पेसमेकर हृदय की गतिविधि का या गति का निर्धारण करवाता है। तो ऐसा हृदय जो डायरेक्टली तंत्रिकाओं के अंदर में या उनके प्रभाव में काम नहीं करे तो उसको कह देते हैं मायोजेनिक, पेशी जनित हृदय। सही है। जबकि तंत्रिकाओं के प्रभाव में काम करने वाले हृदय को कह देते हैं तंत्रिका जनित, जो कि निम्न एकशेरुकियों जैसे आर्थ्रोपोडा इनमें पाया जाता है। ठीक है। अब ये तो गई हृदय कहां पर स्थित होता है, किस प्रकार की उसकी बाह्य संरचना होती है। अब हम पढ़ने वाले हृदय की आंतरिक संरचना। अब देखिए हृदय की आंतरिक संरचना को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि यहाँ पर हम हृदय का एक्चुअल चित्र नहीं बना रहे, हम हृदय का समझने के लिए एक लीनियर डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा आर्टरीज, वेन्स, इनके ओरिजिनेशन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए कि कौन सी स्ट्रक्चर कहां पर है, कहां पर उसका क्या काम होता है। तो इन चीजों को समझने के हिसाब से हम इस चित्र को बिल्कुल एलोबरेट करके बनाने वाले हैं। तो जब हम मानव हृदय की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, जब मानव हृदय की बात करते हैं तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें से 2 ऊपर वाले कक्ष आलिंद होते हैं। इनमें से ये है राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद, राइट एट्रियम। फिर उसके पश्चात वो जो साइड वाला है वो है लेफ्ट एट्रियम, यानी ऊपर वाले दोनों कक्षों को हमने नाम दिया है दायां और बायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद। अब आप लोग जब इन दोनों आलिंदों को देख रहे हो तो इन दोनों आलिंदों के बीच में आप लोगों को इस प्रकार से देखो, यहाँ पर अगर यदि हम बीच वाले ये पट हटा दें तो ये 2 चैम्बर नहीं, केवल कितना चैम्बर हो गया, 1। अब यहाँ पर इस चैम्बर के बीच में इस प्रकार से एक पट पाया जाता है। ठीक है। अब ये पट किसके बीच में है, दोनों आलिंदों के बीच में, यानी ये पट दोनों आलिंदों में अंतर कर रहा है, इसी कारण इसको कह देते हैं अंतर आलिंद पट। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि मानव हृदय में ऊपरी 2 कक्ष अंतर आलिंद पट के द्वारा विभक्त होकर दाएं और बाएं आलिंद का निर्माण
करते हैं। ठीक है, अब ये जो अंतर आलिंद पट है, इस अंतर आलिंद पट में जब हम माँ के गर्भ में होते हैं यानी भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो इसमें छिद्र पाया जाता है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में छिद्र होता है। ये केवल और केवल कब होता है? भ्रूणीय अवस्था में। तो अब ये जो भ्रूणीय अवस्था का छिद्र है, ध्यान से सुनिएगा, भ्रूणीय अवस्था में छिद्र, इस भ्रूणीय अवस्था में जो छिद्र है, इस छिद्र को हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। फोरामेन ओवेल। ठीक है, अब ये जो फोरामेन ओवेल है, इसी फोरामेन ओवेल के द्वारा दाएं आलिंद का रक्त बाएं में और बाएं आलिंद का रक्त दाएं में आ जाता है, यानी दोनों आलिंदों के मध्य रक्त का मिश्रण हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का या जन्म के समय ये छिद्र क्या हो जाता है? बंद। जन्म के समय ये छिद्र बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा और इस छिद्र के स्थान पर एक खांच पाई जाती है, खांच उपस्थित, और इस खांच को कहते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, खांच फोसा ओवेलिस। समझ में आई क्या ये वाली बात? तो अंतर आलिंद पट में भ्रूणीय अवस्था में एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को कह देते हैं फोरामेन ओवेल। अब ये फोरामेन ओवेल जैसे जैसे बच्चे का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के पश्चात बंद हो जाता है। अब परिवर्तन के पश्चात बंद होकर इसकी जगह केवल खांच पाई जाती है और उस खांच को हम क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हो गए दोनों आलिंदों के बाद। अब उसके पश्चात दो नीचे की ओर पाए जाते हैं दूसरे कक्ष, उन कक्षों को हम निलय कहते हैं। ठीक है, इनमें से एक तो होता है दायां निलय और एक होता है बायां निलय। ठीक है, अब ये कौन सा है? दायां वाला निलय, तो इसको हम राइट वेंट्रिकल कह रहे हैं। क्या कहने वाले हैं? राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। और ये दूसरा कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। अब आप लोग देख रहे होंगे कि दाएं निलय का आकार थोड़ा छोटा है और बाएं निलय का आकार थोड़ा बड़ा है। अब इसका कारण क्या है ये आप लोगों को आगे मैं बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो तो दोनों जो निलय है वो दोनों निलय भी एक पट्टी के द्वारा एक दूसरे से अलग है। तो अब ये जो पट्टी है, ये पट्टी दोनों निलयों के बीच में अंतर कर रही है कि नहीं कर रही है? तो इसको क्या कहेंगे हम? अंतर निलय पट। क्या कहेंगे? अंतर निलय पट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि दोनों निलय अंतर निलय पट्ट के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। अब इसी प्रकार से अगर यदि आप लोग देख रहे हो तो ये जो आलिंद है और ये जो निलय है, इन आलिंदों और निलयों के बीच में भी इस प्रकार से पट उपस्थित है कि नहीं है? है। तो इस पट को हम क्या कहेंगे? इस पट को कहते हैं आलिंद निलय पट। क्या कहेंगे? आलिंद निलय पट। क्यों? क्योंकि ये पट किस किस के बीच में है? ये पट है आलिंद और निलय दोनों के बीच में। समझ में आ गई ये वाली बात? आलिंद निलय पट। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत थोड़ी है अब यहाँ पर? तो हमारे हृदय में 4 कक्षों में 2 ऊपरी कक्ष आलिंद तथा 2 निचले कक्ष निलय होते हैं। दोनों आलिंद अंतर आलिंद पट के द्वारा पृथक होते हैं तथा दोनों निलय अंतर निलय पट के द्वारा पृथक होते हैं। अंतर आलिंद पट में भ्रूणीय अवस्था में एक छिद्र फोरामेन ओवेल होता है जो कि जन्म के समय बंद हो जाता है। इसकी जगह पाई जाने वाली खांच को फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आलिंद निलय से आलिंद निलय पट के द्वारा अलग होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रक्त होगा उस रक्त को यहाँ पर आना होगा। तो अब इस रक्त को यहाँ पर लाने के लिए जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र पर यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं। अब ये जो कपाट होते हैं इन कपाटों को कह देते हैं आलिंद निलय कपाट। क्या कहेंगे? आलिंद निलय कपाट। अब ये जो आलिंद निलय कपाट है ये भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सुनिए कैसे। ये जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच वाला कपाट है, इस कपाट में 3 वलन उपस्थित होते हैं। कितने वलन? 3 वलन। अब एक वलन को कह देते हैं कस्पस। क्या कह देते हैं? कस्पस कहते हैं। ठीक है, तो 3 वलन या 3 कस्पस से बना होने के कारण इस कपाट को कह देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहने वाले हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसी को कह देते हैं त्रिवलन कपाट।
समझ में आई क्या ये वाली बात? तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कितने वलन उपस्थित होते हैं? 3। और इन तीनों वलनों को, एक वलन को क्या कहते हैं? कस्पस। और इसी कारण इस कपाट को क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी छिद्र है, उस छिद्र पर भी कपाट उपस्थित है। तो यहाँ पर जो कपाट उपस्थित है, उस कपाट में केवल 2 वलन उपस्थित, यानी कितने कस्पस उपस्थित है? 2 कस्पस उपस्थित। अब 2 कस्पस उपस्थित है, इसी कारण इस कपाट को हम क्या कहेंगे? इस कपाट को हम कहेंगे बाइकस्पिड। क्या कहेंगे? बाइकस्पिड, या इसी को शुद्ध हिंदी में कहेंगे द्विवलन, या फिर इसी को कह देते हैं मिट्रल कपाट। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में तो कौन सा वाला कपाट होता है? त्रिवलन कपाट। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य कौन सा होता है? द्विवलन या मिट्रल कपाट। ठीक है। अब ये तो हृदय की एक छोटी सी संरचना हो गई। अब यहाँ पर ये जो हृदय होता है, इस हृदय में रक्त लाने और ले जाने के लिए भी नलिकाएं उपस्थित होंगी। तो अब ये जो हृदय है, इस हृदय में रक्त लाने के लिए 2 नलियां होती है, यानी जितनी भी लाने वाली नलियों को आपको पहले ही बताया है मैंने। हृदय में रक्त लाने वाली कौन होती है? शिराएं। और हृदय से रक्त ले जाने वाली कौन होती है? धमनियां। तो एक ये जो सिरा है, ये सिरा कहलाती है पश्च महासिरा। कौन है? पश्च महासिरा। अब ये जो पश्च महासिरा है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंफीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना केवा। अब ये इंफीरियर वेना केवा कहां से रक्त को लाती है? शरीर के निचले भागों से। निचले भागों से रक्त को लाना। ठीक है, निचले भागों से रक्त। समझ में आ गई वाली बात? यानी हमारे पैरों से, एब्डोमिनल पार्ट से जितने भी सिराएं रक्त को लाएगी, वो सारे की सारे सिराएं मिलकर किसका निर्माण करवाएगी? पश्च महासिरा का। अब ये जो पश्च महासिरा है, जहां पर इस दाएं आलिंद में खुल रही है, वहां पर एक छोटा सा वलन पाया जाता है, जो कि इसमें रक्त के प्रवाह को रेगुलेट करने का काम करवाता है। तो पश्च महासिरा जहां पर खुलती है, इंफीरियर वेना केवा जहां पर खुलती है, वहां पर उपस्थित होता है यूस्टेकियन कपाट। कौन सा कपाट होता है? यूस्टेकियन कपाट। ठीक है, ये है यूस्टेकियन कपाट। याद रह जाएगी एक ऐसी बात। तो पश्चिम महासिरा जहां पर ओपन होती है, वहां पर कौन सा कपाट उपस्थित है? यूस्टेकियन। इसी प्रकार से शरीर के ऊपरी भागों से रक्त लाने वाली नलिका का नाम क्या होगा? सुपीरियर वेना केवा। क्या नाम होगा? सुपीरियर वेना केवा, या इसी को हिंदी में कह देते हैं अग्र महासिरा कहते हैं। अब ये जो अग्र महासिरा है, इस अग्र महासिरा से क्या होगा? ये कहां से लाएगी? ये ऊपरी भागों से रक्त को लाती है। कौन से वाले भागों से? ऊपरी भागों से। ठीक है। अब ये तो हो गई कहां से? शरीर के विभिन्न अंगों से। इसी प्रकार से आप लोगों को मैं बता दूं कि इस दाएं आलिंद में एक और सिरा खुलती है, उस सिरा को हम कोरोनरी सिरा कहते हैं। कौन सी सिरा कहेंगे? कोरोनरी सिरा। अब ये जो कोरोनरी सिरा है, ये कोरोनरी सिरा रक्त कहां से लाती है? ये लाती है हृदय से, कोरोनरी सिरा। ठीक है। अब ये कोरोनरी सिरा कहां से रक्त को लाएगी? कोरोनरी सिरा रक्त को लाएगी हृदय से। यानी भाई हृदय संकुचन कर रहा है, तो हृदय की पेशियों को भी तो रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको रक्त आपूर्ति करने वाले और उनसे रक्त को वापस लाने वाले तंत्र को कोरोनरी तंत्र कहते हैं। तो ये कोरोनरी सिरा यहाँ पर आकर खुल रही है। अब ये कोरोनरी सिरा जहां पर खुलती है, वहां पर उपस्थित होता है थिबेशियन कपाट। कौन सा कपाट होता है? थिबेशियन कपाट। तो इस दाएं आलिंद में 2 मुख्य शिराएं हो गई, एक तो पश्चिम महाशिरा, एक अग्र महाशिरा। इसके अलावा हृदय की भित्ति से रक्त लाने वाली शिरा को क्या कहेंगे? कोरोनरी शिरा कहेंगे। वहां पर कौन सा कपाट होता है? थिबेशियन कपाट होता है। अब पर इन शिराओं के द्वारा जो आने वाला रक्त है, उस आने वाले रक्त में कौन उपस्थित है? CO2। अब ये CO2 वाला रक्त जो है, ये CO2 वाला रक्त कहां पर आ जाएगा? ये रक्त आ जाएगा दाएं आलिंद में। ठीक है। अब दाएं आलिंद से, यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, दाएं आलिंद से इस रक्त को कहां पर पहुंचाना पड़ेगा? इस रक्त को पहुंचाना है फुफ्फुस में। कहां पर पहुंचाना है? फुफ्फुस में। तो इस प्रकार से यहां से इससे उत्पन्न होती है फुफ्फुसीय धमनी। कौन उत्पन्न होती है? फुफ्फुसीय धमनी। तो ये कौन जा रही है? फुफ्फुसीय धमनी, जिसको हमने डॉट 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 से बनाया है। तो
तो ये फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अब ये जो फुफ्फुस धमनी है, अब आप लोग बताइए फुफ्फुस धमनी में जो भी रक्त होगा वो रक्त ऑक्सीजन जनित होगा कि CO2 जनित होगा? तो वो रक्त होगा CO2, यानी फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अब यहां से फेफड़ों में जाएगा और जाकर वो रक्त शुद्ध होकर आ जाएगा। अब उस फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लाने के लिए इस बाएं आलिंद में आकर फिर रक्त वाहिनियां खुलती है। अब ये जो रक्त वाहिनियां आकर खुल रही है, इन रक्त वाहिनियों को कह देते हैं फुफ्फुस सिराएं। क्या कहने वाले हैं? फुफ्फुस सिरा। क्यों कहेंगे फुफ्फुस सिरा? क्योंकि ये रक्त को कहां से ला रही है? फेफड़ों से। तो हृदय में रक्त लाने वाले को क्या कहते हैं? सिराएं। तो फेफड़ों से ला रही है तो फुफ्फुस सिरा। अब ये जो फुफ्फुस सिराएं हैं, ये संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। यानी संख्या में कितनी होगी? 4। और इनमें रक्त कैसा होता है? O2 युक्त। समझ में आ गई ये वाली बात? रक्त कैसा होता है? O2 युक्त। अब यहां से ऑक्सीजन युक्त ही रक्त किस में आ जाएगा? बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त आया है वो इस मिट्रल कपाट के द्वारा कहां पर आ जाएगा? बाएं नीले में। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दायां वाला आलिंद है ये रक्त को कहां पर भेज रहा है? फुफ्फुस में। अब बाएं वाले आलिंद में रक्त कैसा है? O2 वाला। अब यहां से उत्पन्न होती है महाधमनी। कौन उत्पन्न होती है? महाधमनी। अब ये जो महाधमनी उत्पन्न होकर जा रही है, इस महाधमनी की एक ब्रांच तो चली जाती है शरीर के ऊपरी भागों में और एक ब्रांच आ जाती है शरीर के निचले भागों में, ठीक है। तो अब ये जो ब्रांच जहां से उत्पन्न होकर जा रही है, आ रही है, तो इसको महाधमनी, ठीक है। अब इस महाधमनी की जो नीचे की ओर ब्रांच आई है इसको कहेंगे पृष्ठ महाधमनी। अब देखो ऊपर की ओर जो जाने वाली शाखा है उनमें इनोमिनेट भी होती है, कैरोटिड भी होती है, जो सिर को रक्त पहुंचाने का कार्य करवाती है, ठीक है। अब ये महाधमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां पर सप्लाई करने वाली है? अंगों में। कहां पर सप्लाई करने वाली है? अंगों में। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो धमनियां है, इन धमनियों में जैसे ही निलय में संकुचन होता है तो निलय में संकुचन से रक्त कहां पर प्रवाहित हो जाता है? धमनियों में। लेकिन शीतलन से रक्त वापस भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो यहां पर ये धमनियां जहां से उत्पन्न होती है वहां पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो पृष्ठ महाधमनी और फुफ्फुस धमनी, ध्यान से सुनिएगा, पृष्ठ महाधमनी और साथ में कौन सी धमनी है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, इन दोनों की उत्पत्ति पर, फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति पर ध्यान से सुनना, की उत्पत्ति यानी जहां से उत्पन्न होती है वहां पर उत्पत्ति पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट, उत्पत्ति पर सेमिलूनर, सेमिलूनर या अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित। अब ये जो कपाट उपस्थित है इनमें भी कितने कसवस होते हैं? कितने वलन होते हैं? 3 वलन होते हैं। और ये रक्त का ये कपाट क्या काम करवाते हैं? रक्त को निलय में प्रवेश से रोकना, निलय में प्रवेश से रोकना, यानी धमनियों से वापस निलय में आने से रोकने का काम करवाते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहां से ये जो दायां निलय है, इस दाएं निलय में इस प्रकार से जो पेशियां होती है, निलय की पेशियां, उन पेशियों को हम पेपिलरी पेशियां कहते हैं। अब ये जो पेपिलरी पेशियां हैं, इन पेपिलरी पेशियों और ये जो हमारे द्विवलन और त्रिवलन कपाट है, इन कपाटों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से तंतु पाए जाते हैं। अब ये जो उपास्थि में तंतु है, इन उपास्थि में तंतुओं को कहते हैं कोर्डा टेंडिनी, कंडरा रज्जु। अब ये कोर्डा टेंडिनी क्या काम करवाते हैं? ये आलिंद निलय कपाट, आलिंद निलय कपाट समझ गए होंगे आप, कितने होते हैं? 2। तो उस आलिंद निलय कपाट यानी द्विवलन और त्रिवलन कपाट को पलटने से रोकते हैं। पलटने से रोकने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रक्त को निलय से वापस आलिंदों में जाने से रोकने का काम करवाते हैं। अब आप लोग इस चित्र को देखकर शायद आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ये जो बायां निलय है, ये बायां निलय आकार में बड़ा और दायां निलय आकार में छोटा क्यों होता है? तो आपको मैं बता दूं कि अगर यदि हमारे को किसी चीज को दूर तक फेंकना है तो उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा और अधिक बल लगाने के लिए मांसपेशियां अधिक विकसित होनी चाहिए। तो दायां आलिंद रक्त को फेफड़ों में भेजता है जबकि बायां आलिंद रक्त को शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित करता है। तो इस कारण बाएं आलिंद को अधिक बल उत्पन्न करना होता है जबकि दाएं आलिंद को कम बल उत्पन्न करना होता है। इस कारण बाएं
बाएं आलिंद की मांसपेशियां अधिक विकसित और दाएं निलय की मांसपेशियां कम विकसित और बाएं निलय की पेशियां अधिक विकसित होती है। समझ में आ गई है इतनी सी बात? तो दायां निलय कम विकसित और बायां निलय अधिक विकसित होता है। कारण समझ में आ गया होगा ये वाला। अब थोड़ा सा एक बार फिर से इस चित्र को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हृदय में दो कक्ष ऊपरी, दो कक्ष निचले, दोनों ऊपरी कक्ष आलिंद, आलिंदों के मध्य अंतरालिंद पट, अंतरालिंद पट में भ्रूणी अवस्था में छिद्र फोरामेन ओवेल जो भरने के बाद में खांच रह जाती है जिसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। दाएं आलिंद में दो रक्तवाहिनियां खुलती है जिसमें एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, यानी एक निचले भागों से लाने वाली पश्चिम महाशिरा, एक ऊपरी भागों से रक्त लाने वाली अग्र महाशिरा होती है। पश्चिम महाशिरा के जहां पर खुल रही है वहां पर यूस्ट्रेकियन कपाट और अग्र महाशिरा पर कोई कपाट नहीं होता, और कोरोनरी शिरा जो हृदय की भित्ति से रक्त लाती है वहां पर थिबेशियन कपाट पाया जाता है। दाएं निलय में दाएं आलिंद में CO2 वाला रक्त आया, वो CO2 वाला रक्त दाएं निलय में त्रिवलन कपाट के द्वारा प्रवेश करता है जो कि आलिंद और निलय दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो अशुद्ध रक्त है, इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां पर प्रवाहित किया जाएगा? फेफड़ों की ओर। किससे? दाएं निलय से। तो अब ये रक्त को वापस आने से रोकने के लिए जहां से फुफ्फुसीय धमनी उत्पन्न होती है वहां पर कौन पाया जाता है? वहां पर उपस्थित होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, सेमीलुनर वाल्व। अब फेफड़ों में रक्त को शुद्ध हो जाने के बाद में उस शुद्ध रक्त को लाती है फुफ्फुसीय शिराएं। इन फुफ्फुसीय शिराओं की संख्या कितनी होती है? 4, और इनमें रक्त कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त। अब ये रक्त को लाकर कहां पर डाल देती है? बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से रक्त द्विवलन या मिट्रल कपाट के द्वारा किस में आएगा? बाएं निलय में। अब बाएं निलय से महाधमनी उत्पन्न होती है। अब जो महाधमनी उत्पन्न हो रही है उसकी उत्पत्ति पर भी अर्धचंद्राकार कपाट जो कि रक्त को धमनी से वापस निलय में आने से रोकने का काम करते हैं। अब ये धमनी ऊपर की ओर जाकर इसकी एक शाखा तो निचले अंगों में आ जाती है जिसको कहते हैं पृष्ठ महाधमनी, और एक शाखा ऊपर वाले अंगों में रक्त को प्रवाहित करती है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो द्विवलन और त्रिवलन कपाट है, इन कपाटों को जब निलय से संकुचन होता है तो निलय संकुचन के समय रक्त वापस निलय से किस में जा सकता है? आलिंद में। तो रक्त को निलय से आलिंद में जाने से रोकने या इन कपाटों को पलटने से रोकने के लिए इनसे जुड़े होते हैं कॉर्डा टेंडिनी जो कि निलय की पेपिलरी पेशियों और किससे जुड़े होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाटों से। तो जैसे ही निलय में संकुचन होता है ये कॉर्डा टेंडिनी में संकुचन और संकोचन से वो द्विवलन और त्रिवलन कपाटों को पलटने से रोकने का कार्य करते हैं। तो यह है हृदय की आंतरिक संरचना। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा और बताना है जिसमें आ जाता है कैरेटिको-सिस्टेमिक आर्च, लेकिन वो हम पढ़ेंगे हृदय के कंडक्शन पथवे में या डबल सर्कुलेशन में। क्योंकि अगर यदि इस चित्र में और बनाया तो ये फिर काफी होच पोच हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हृदय की क्रियाओं का, ध्यान सुनना, हृदय में किस प्रकार से आवेग उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से हृदय अंगों की ओर रक्त को पंप करने का कार्य करता है।